डॉक्टर्स भगवान का दूसरा रूप होते हैं, पर भगवान तो लोगों की देखभाल बिना किसी लालच के करते हैं। फिर ये डॉक्टर्स भगवान कैसे हुए? हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि डॉक्टर्स लोगों की जान बचाते हैं, उन्हें नया जीवन देते हैं, और बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो हॉनेस्टली अपना काम कर रहे हैं और सच में भगवान का दूसरा रूप ही हैं। पर उन डॉक्टर्स का क्या जिनके लिए मरीज एक कस्टमर से ज्यादा कुछ नहीं होता। मरीज को अपने हॉस्पिटल में भर्ती करो, उससे वो अननेसेसरी टेस्ट भी करवाओ जिसकी जरूरत ही नहीं है, उसका इलाज करो, उससे जितना ज्यादा हो सके उतना पैसा बनाओ, और फिर भले ही मरीज जिंदा हो या मुर्दा, उसके घर वालों से लाखों का बिल भरवाओ। आप में से कुछ लोगों को ये बात सुनने में खराब लग रही होगी। हो सकता है कि आज तक आप जिस भी हॉस्पिटल में गए हों वहां आपके साथ ऐसी कोई घटना न हुई हो, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं है। आप अपने आस पड़ोस में ही पता लगा कर देख लो कि कितने लोगों का एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकारी हॉस्पिटल में सब अच्छा ही होता है, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी शहर का हाल देख लो, अगर वहाँ 4 गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं तो 40 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल और हेल्थ डिपार्टमेंट का वो आईना है जो हमको ये दिखाता है कि जितने पेशेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज के लिए आते हैं उनको वो इलाज नहीं मिल पाता, और इसी का नतीजा है कि एक के बाद एक प्राइवेट हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं। पर आज पूरे देश के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो हाल है वो किसी से छुपा नहीं है। एक छोटे से ऑपरेशन के लिए कोई भी इंसान अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो फिर उसका 60-70 हजार से ऊपर का बिल आना तो पक्का है। ऊपर से इनके टेस्ट, दवाइयां, इंजेक्शंस, ये सब आपको बाहर से जितने प्राइस पर मिलते हैं उसका कई गुना ज्यादा प्राइस आपको अपने हॉस्पिटल में चार्ज करते हैं। पर अब सवाल ये आता है कि आखिर भारत में मौजूद प्राइवेट हॉस्पिटल्स इतने महंगे क्यों है? क्यों एक गरीब आदमी को प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने के लिए अपने जीवन भर की कमाई देनी पड़ती है? और क्यों आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद भी मेडिकल सुविधाओं में इतना पिछड़ा हुआ है? इन सारे सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। अगर आप सिंपली अपने YouTube में प्राइवेट हॉस्पिटल स्कैम एक्सपोज्ड सर्च करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको चौंका देगा। आपको हजारों ऐसे केसेस मिल जाएंगे जिसमें या तो मरीज या फिर मरीज के परिजन रोते बिलखते हुए अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हुए नजर आएंगे। और इन सारे केसेस में आपको एक बात कॉमन लगेगी, वो है पैसा। किसी मरीज की ये शिकायत होती है कि फलाने हॉस्पिटल में उसने इलाज करवाया था और अब बिल इतना ज्यादा आ गया है कि उसे वो चुका नहीं पा रहा है। तो कुछ केसेस में जरूरत न होने पर भी बेवजह मरीज को बहुत सारे टेस्ट कराने के लिए कहा गया, और वो भी वहीं से जहां डॉक्टर ने रिकमेंड किया हुआ था। अब जैसे ही वो वहां टेस्ट कराने गया तो जो टेस्ट बाहर 1000 रुपए में होना था वही टेस्ट उसका 3000 रुपए में किया गया, क्योंकि लैब वाले को अपनी कमाई के साथ साथ डॉक्टर के कमीशन का भी ध्यान रखना था। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है, आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, जनरली एक डॉक्टर 2 तरह की दवाइयां प्रिस्क्राइब कर सकता है, या तो ब्रांडेड या फिर जेनेरिक। इन दोनों में क्या अंतर होता है, आइए जरा पहले इसको समझ लेते हैं। जब कोई कंपनी किसी नई दवा की खोज करती है तो उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग पर काफी कॉस्ट लग जाती है। इसीलिए कंपनी अपनी इस दवा को पेटेंट करा देती है, जिससे अगले 20 साल तक सिर्फ वही कंपनी इस दवा को अपने मनमाने रेट पर बेच सकती है। इन 20 सालों में इनका पूरा पैसा वसूल हो जाता है और इनको छप्पर फाड़ प्रॉफिट भी हो जाता है, और इन 20 सालों में इस कंपनी का नाम भी काफी पॉपुलर हो जाता है। यानी इनकी एक ब्रांड बन जाती है, एक इमेज बन जाती है कि भाई इस बीमारी के लिए फलानी कंपनी की फलानी दवाई खाओ। तो ये तो हो गई ब्रांडेड मेडिसिन की बात। और अगर मैं जेनरिक मेडिसिन की बात करूं तो जब ब्रांडेड मेडिसिन के 20 साल पूरे हो जाते हैं तो इसके बाद इस दवाई का सॉल्ट और मॉलिक्यूल्स लेकर, यानी अगर मैं नॉर्मल भाषा में कहूं तो इस दवाई के इंग्रेडिएंट्स लेकर या इसका फॉर्मूला लेकर इस दवाई को कोई भी कंपनी बनाकर बेच सकती है। कोई भी का मतलब कोई भी एरी गैरी कंपनी नहीं, बल्कि जो भी कंपनी इस जेनरिक मेडिसिन को बनाना चाहती है पहले उसकी दवाई CDSCO के अप्रूवल के लिए जाती है। अगर उनके मापदंडों पर वो दवाई खरी उतरती है तभी जाके उस जेनरिक मेडिसिन को आगे बेचने के लिए अप्रूवल मिलता है। अब क्योंकि जेनरिक मेडिसिन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ट्रायल का कोई खर्चा नहीं आता, इसलिए ये दवाइयां ब्रांडेड दवाइयों के मुकाबले 85% सस्ते रेट पर मिल जाती है। उदाहरण के तौर पे आप ये वीडियो देखिए। मुझे बताइए कि ये जो जेनेरिक मेडिसिन जो हम कहते हैं, अभी ये अंग्रेजी का शब्द है, इसको हिंदी में कैसे समझाएं? मैं आपको बहुत सरल भाषा में बताता हूँ। हाँ। तो ये जेनेरिक नाम जो दवा का जो मूल सॉल्ट है, जो इसके अंदर जो दवा है उसका नाम है, केमिकल नाम, उसका केमिकल नाम है। अब जैसे और उदाहरण अगर सरल करके बताएं इसको, तो जैसे ये लड़की दुबली पतली सी नजर आती है, तो मैं अगर डॉक्टर हूं हाँ। तो मैं इसको ये कहूं 1 गिलास दूध सुबह 1 गिलास शाम को पिया कर। पर चिकित्सा के व्यवसाय में दुर्भाग्य से हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा। हम ये नहीं कहते कि आप भैंस का दूध लेके आइए, हम कहते हैं कि वो रामू की भैंस का दूध लेके आना। यही ब्रांडिंग है। ये जब उसकी दुकान पे जाती है वो कहता है 500 रुपए लीटर है, लेना है कि नहीं लेना। तो जो 30 रुपए की चीज़ है वो 500 रुपए में मिलती है। तो अगर मैं डायबिटीज़ की दवा ले रहा हूँ और अगर मैं ब्रांडेड दवा लेता हूँ तो मुझे कितने की पड़ेगी? जैसे एक 117 रुपए में भी है, 117 रुपए में मिलती है। अब और अगर वही चीज़ हम उसके जेनेरिक मेडिसिन के नाम से लें
तो वो कितने की बनती है? वो मात्र 1 रुपये 95 पैसे में 10 गोली मिलती है। लेकिन जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो तब 90% केसेस में वो आपको एक ब्रांडेड मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि इस मेडिसिन में उस डॉक्टर को या उस हॉस्पिटल को 30 से 40% तक का कमीशन इजीली मिल जाता है। पर वही अगर वो डॉक्टर आपको जेनिक मेडिसिन लिखता है तो इससे उसको कोई भी इंसेंटिव या कमीशन नहीं मिलेगा, और इसीलिए गवर्नमेंट आपको हमेशा जेनिक मेडिसिन खरीदने के लिए कहती है। हम हर अस्पताल में सस्ती दवाई के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ये प्रारंभ कर रहे हैं। हम कानूनन व्यवस्था करने वाले हैं। डॉक्टर पर्ची लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे कि जेनरिक दवा खरीदने के लिए उसके लिए काफी है और दवा खरीदने की जरूरत नहीं है। तभी आदमी, गरीब व्यक्ति सस्ते में दवाई खरीद सकता है। अब अगर आप ये सोच रहे होंगे कि डॉक्टर ने आपके पर्चे में जो दवाई लिखी है उस दवाई का जेनरिक नाम आप कहाँ से ढूंढोगे, तो आपको उसकी चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सरकार ने जन औषधि केंद्र बना रखे हैं जहां वो बस जेनरिक दवाइयाँ ही रखते हैं। आपको अपनी वो दवाइयों का पर्चा जन औषधि केंद्र पर दिखाना है और वो लोग खुद इन ब्रांडेड मेडिसिन का जेनरिक वर्जन आपको दे देंगे। क्वालिटी दोनों टाइप की दवाइयों की सेम रहेगी, पर इनकी कीमत में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। हमारी टीम की एक सदस्य ने आमतौर पर काम आने वाली कुछ दवाइयों का एक प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से लिया। फिर उन्होंने ये दवाइयाँ बाजार में एक केमिस्ट की दुकान से खरीदी। कितना? 2151। और यही दवाइयाँ उन्होंने जेनेरिक मेडिसिन की दुकान से भी ली। कितना हुआ इसका? 354। दवाइयों की कीमत में जमीन आसमान का फर्क दिखाई दिया। पूरी दुनिया में मेडिसिन एक्सपोर्ट्स के मामले में भारत 9वें नंबर पे आता है और जेनरिक मेडिसिन एक्सपोर्ट के मामले में पहले नंबर पर। तो दुनिया की हर कोने के लोग इस जेनरिक दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक भी हो रहे हैं और कोई शिकायत भी नहीं आ रही है। लेकिन हम भारतीय लोग जानकारी न होने के कारण इनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमको डॉक्टर जो दवा प्रिस्क्राइब करते हैं हम बिल्कुल उसी ब्रांड की दवाई मेडिकल शॉप पर ढूंढने जाते हैं, और अगर केमिस्ट हमको कोई दूसरी ब्रांड की दवा या फिर जेनरिक दवा देने की कोशिश करता है तो हम सीधे तौर पर मना कर देते हैं, क्योंकि हमें इस चीज की जानकारी नहीं होती है या हमें उस डॉक्टर पर भरोसा होता है। हमें ऐसा लगता है कि उस डॉक्टर ने हमारे लिए अच्छी दवाई लिखी है और इसीलिए मैं दूसरी दवाई क्यों लूं। और दूसरी तरफ डॉक्टर हमारे इसी ट्रस्ट का फायदा उठाकर जानबूझकर वही दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं जिस ब्रांड से उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। और वो दवा भी आपको बाहर नहीं मिलेगी, उसी हॉस्पिटल के मेडिकल शॉप पर मिलेगी जहां ये उसको अपने मनमाने रेट पर बेच सके। जब सरकार को इसके बारे में ज्यादा कंप्लेंट्स मिली तो उन्होंने NPPA यानी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी को इसके जांच के आदेश दिए, जिसके बाद उन्होंने पाया कि वास्तव में कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स और क्लिनिक मरीज से दवाइयों की MRP से ज्यादा पैसा चार्ज कर रहे थे, जिसके बाद इन पर एक्शन लिया गया और इनसे प्राइस कंट्रोल के अंदर ही मेडिसिन बेचने की हिदायत दी गई। यहाँ तक कि एक बार ये बात भी सामने आई थी कि एक पेशेंट को एक इंजेक्शन के लिए 190 रुपए चार्ज किए गए, जबकि इसकी असली कीमत सिर्फ 13 रुपए थी। मतलब सीधे तौर पे 1000% का फायदा। अब ये तो हो गई दवाइयों की बात। अब बात करते हैं हॉस्पिटल और उनके बिल्स के बारे में। लखनऊ के रहने वाले देशराज बताते हैं कि कोविड के समय पर जब उनकी माँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती थी तो मात्र 2 रात के लिए उनसे 1,70,000 रुपए चार्ज किए गए थे। देशराज जो कि रोज पैसा कमाकर अपना घर चलाते हैं, माँ की बीमारी ने उनसे उनके जीवन भर की सेविंग्स तो छीन ही ली, ऊपर से कर्जे में और डुबा दिया। पर इससे भी दुख की बात तो ये थी कि इतना करने के बाद भी उनकी माँ जीवित नहीं बच पाई, और इन सब के बदले में हॉस्पिटल ने उनको एक कच्चा बिल थमा दिया। सीधी सी बात है, पक्का बिल तो तब देते ना जब वो सारी दवाइयाँ सारी चीजें लीगल तरीके से करते हैं। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एक प्राइवेट हॉस्पिटल ICU बेड के लिए रोज 13,000 से 15,000 तक चार्ज कर सकता है और वेंटिलेटर के लिए 15,000 से लेकर 18,000 रुपए तक। पर अगर आप देशराज के बिल पर नजर डालेंगे तो ये तकरीबन 2 लाख रुपए के करीब था। उन्होंने मात्र 2 दिन के ICU के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। इसके अलावा 13,500 रुपए के टेस्ट के लिए पे किया और 37,500 रुपए दवाइयाँ और इंजेक्शन के लिए। और इससे भी बुरी बात तो ये थी कि उन्हें अपनी मां के मृत शरीर ले जाने के लिए एम्बुलेंस को 5,000 रुपए भी खुद ही देने पड़े थे। और ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई, ऐसे न जाने कितने स्कैम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं और शायद आगे भी होते रहेंगे। और अगर ये कहानी सुन के आपको लग रहा है कि अरे ये तो कोविड-19 के टाइम की बात है, उस समय तो हालात ही कुछ ऐसे थे, तो आइए मैं आपको इससे पिछले साल की भी एक कहानी बताता हूँ। हरियाणा के पंचकुला में एक 67 वर्षीय पेशेंट ने ओजस हॉस्पिटल के खिलाफ कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया, जिसमें उन्होंने शिकायत की कि 6 जनवरी
2022 को उन्हें जब कफ की वजह से चेस्ट में भारीपन सा महसूस हुआ तो उनके परिवार वालों ने ओजस हॉस्पिटल में उनको भर्ती करवाया, जिसके बाद उनको इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया और उनका बीपी और ऑक्सीजन लेवल चेक किया गया, जो कि एक नॉर्मल बात है। इसके बाद हॉस्पिटल स्टाफ ने पेशेंट की फैमिली को बताया कि वो कोविड पॉजिटिव हैं और इसीलिए उनको उनके वार्ड से दूर रहना होगा। पर मात्र 2 मिनट बाद ही एक डॉक्टर उनके फैमिली मेंबर को जाके कहते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक आया है, उनकी कंडीशन काफी सीरियस है। जब उनकी फैमिली ने उनसे मिलने की जिद की तो डॉक्टर ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और उनसे हॉस्पिटल से बाहर जाने के लिए कह दिया, जिसके बाद उनके बेटे सौरभ शर्मा को शक हुआ और उन्होंने पंचकुला हेल्थ डिपार्टमेंट में जाकर अपने पिता की कोविड रिपोर्ट चेक कराई, जिसके बाद पता चला कि हॉस्पिटल अथॉरिटी ने पंचकुला हेल्थ डिपार्टमेंट को उनके पिता की कोविड पॉजिटिव की डिटेल्स शेयर ही नहीं की थी। और शॉकिंग बात तो ये थी कि इस हॉस्पिटल ने सौरभ से 10 लाख रुपए का बिल भी पे करवा लिया था। बाद में सौरभ ने जब RTI फाइल किया और अपने पिता की कोविड रिपोर्ट से जुड़े सवाल हेल्थ डिपार्टमेंट से पूछा तो पता लगा कि उनके पिता को कभी कोविड हुआ ही नहीं था। उन्हें गैर कानूनी तौर से कोविड वार्ड में रखा गया था और बिना कोविड हुए ही उनको रेमडेसिविर दवा दी जा रही थी। अब बताइए, अब जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। ये हैदराबाद के उन हॉस्पिटल्स की लिस्ट है जिन्होंने कोविड के टाइम पे पेशेंट से ज्यादा पैसे चार्ज किए थे और पकड़े जाने के बाद उन्होंने द तेलंगाना पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के कहने पर इन पेशेंट्स के पैसे रिफंड किए थे। इसमें एक रिफंड अमाउंट तो 27 लाख रुपए से भी ज्यादा का है। आप इसी से समझ सकते हैं कि क्यों आज गरीब और मिडिल क्लास लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने में असमर्थ होते जा रहे हैं। अब उनके पास लाखों रुपए की सेविंग्स तो होती नहीं है जो वो इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दे सके, और अगर वो दे भी देते हैं तो वो जिंदगी भर के लिए कर्ज के बोझ के तले दब जाते हैं। गवर्नमेंट इसको लेकर कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आ चुकी है, फिर भी हेल्थ सिस्टम में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला है, क्योंकि ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स हैं वो सरकार नहीं चलाती है और इसीलिए इसे सुधार पाना थोड़ा मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। पर मेरा सवाल ये है कि सरकार इन्हें सुधारने की कोशिश ही क्यों कर रही है? ऐसा नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट या हेल्थ बॉडीज प्राइवेट सेक्टर को सुधारने की बजाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर ध्यान दे। जरा सोचिए कि अगर भारत के अंदर सरकारी हॉस्पिटल में लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट मिले, अच्छी सुविधाएं मिले और अच्छे डॉक्टर्स मिलने लगे और वो भी कम से कम पैसों में, तो फिर लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे ही क्यों? आज जो प्राइवेट हॉस्पिटल की मोनोपोली इंडियन हेल्थ सेक्टर पर चल रही है उसका बहुत बड़ा रीजन ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल की दुर्दशा और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कमी है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का रिप्यूटेशन इस कदर खराब है कि वहाँ अच्छे डॉक्टर होने के बावजूद भी, अच्छी सुविधाएं होने के बावजूद भी ज्यादातर लोग इलाज करने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए मजबूर हैं। और इसीलिए अब गवर्नमेंट को चाहिए कि सरकारी अस्पताल की हालत तो सुधारे ही, पर साथ ही साथ इसके रिप्यूटेशन को ठीक करने के लिए कैंपेन भी चलाइए और लोगों को जागरूक करें। इसके अलावा गवर्नमेंट को और ज्यादा हॉस्पिटल बनाने की जरूरत है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भीड़ ही इतनी ज्यादा होती है कि उस भीड़ में घुसकर लाइन में लगकर और अपना टाइम वेस्ट करने के बावजूद भी ये श्योरिटी नहीं होती कि जिस काम करने के लिए आप आए हैं वो होगा या नहीं। और इस भीड़ से बचने के चक्कर में या अपना टाइम बचाने के चक्कर में कई सारे लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए मजबूर हैं। वैसे आपका इसके बारे में क्या सोचना, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर ठोकना और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।